नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिराम जीएस पॉइंट में। तो आज हम संविधान का विकास व निर्माण के भाग 2 देखेंगे। अभी तक हमने 1853 का चार्टर अधिनियम देख लिया था, जो कि कंपनी के शासन के अधीन था। अब हम आज ताज का शासन देखेंगे, जो कि 1857 से लेकर के 1947 के मध्य था। तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका महत्व क्या है कि ये लाया क्यों गया भाई। तो इस अधिनियम का निर्माण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करके संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर प्रशासन, राजस्व व शक्तियों को ब्रिटिश ताज के, यहाँ पे ताज रहेगा, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित करने के लिए यह बनाया गया था। जब 1857 का क्रांति हो गई थी तो उसके पर से सारा जो दोष दे दिया गया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी उसी के कारण ये 1857 की क्रांति हुई थी। तो वहाँ की संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और ये भारत शासन अधिनियम के द्वारा वहाँ संपूर्ण भारतीय जिन पे कंपनी का शासन था वो पूरे क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया। तो इसलिए ये भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। 1857 के बाद जो अधिनियम 1858 का आया था उसके अंदर जो प्रावधान था वो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश महारानी के नाम पर शासित किया जाने लगा और उसमें प्रमुख उद्देश्य जो था इसका, ये जो 58 का भारतीय शासन अधिनियम आया था, इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो यह था कि भारतीय प्रशासनिक तंत्र में सुधार लाया जाए, किंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिया गया तथा इसी के साथ जो है दोहरी नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी का था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटेन में बैठा था, तो ये दोनों व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। अब सिर्फ एक ही पद, नया पद जो है राज्य सचिव का सृजित किया गया, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था और वो अपने ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और उसी के पास में संपूर्ण जो ब्रिटिश क्षेत्र था भारत में, जो संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था पूरा का पूरा उसी के पास में शक्ति दे दी गई उसे नियंत्रण करने के लिए। राज्य सचिव की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय परिषद का भी प्रावधान किया गया, जो वो सचिव को सिर्फ सलाह देती थी। ऐसा नहीं था कि उनके बातों को मानना सचिव के लिए ज़रूरी था, वो अपनी सलाह दे सकते थे, सिर्फ मानना या ना मानना वो राज्य सचिव के ऊपर निर्भर करता था। और अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का वायसराय नामक पद बनाया गया, जो कि ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करता था और उसी के प्रति उत्तरदायित्व था। अभी तक जो भारत में गवर्नर जनरल था वो कंपनी की तरफ से नियुक्त किया जाता था तथा कंपनी के प्रति उत्तरदायी रहता था, परंतु अब जिससे वायसराय को नियुक्त किया जाने लगा, जो कि ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था तथा उसी का प्रतिनिधित्व भी करता था। ये देखते हैं अब भारत परिषद अधिनियम 1861। पहली बार भारतीयों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया। वायसराय को अपनी विस्तारित विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीयों को नामांकित करने में सक्षम बनाया गया था इस अधिनियम के तहत। और 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और संत दिनकर राव को मनोनीत किया इस अधिनियम के तहत, जो प्रावधान थे उसके तहत में। और इसी अधिनियम के तहत में इसी अधिनियम के द्वारा ही विकेंद्रीकरण शुरू किया गया और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ दी गई, अर्थात अब सारी शक्तियाँ केंद्र में न रह करके राज्यों को भी थोड़ी थोड़ी कानूनी शक्तियाँ दी गई। और बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों का गठन भी इस गठन का प्रावधान किया गया था इस परिषद में 1861 के, और जिसके तहत में 1862 में बंगाल में बना, 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में और 1897 में मुंबई में विधान परिषद स्थापित किए गए थे। इसके तहत में आपात स्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। इसमें
1861 के भारत परिषद अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि आपात स्थिति में वायसराय जो है अध्यादेश जारी कर सकता था। यह जो अध्यादेश था वो सिर्फ 6 महीने तक ही वैध था और यह अध्यादेश पारित करने के लिए जो वायसराय था उसे परिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने मन से भी कर सकता था। और इसके द्वारा ही पोर्टफोलियो प्रणाली अर्थात जैसे अभी आधुनिक कैबिनेट प्रणाली है, तो उसकी शुरुआत उन जो 1859 में पहले ही हो चुकी थी उसको मान्यता दिया गया। जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी जो आधुनिक कैबिनेट की तरह मतलब शासन किया जाता है, उसी तरह की एक पोर्टफोलियो प्रणाली थी, वो 1859 में शुरू हो गई थी, तो उसे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अब इस भारत परिषद अधिनियम का जो महत्व है वो देख लेते हैं। तो यहीं से केंद्रीकरण की जो नीति थी, मतलब सारी शक्तियाँ जो केंद्र के पास में रहती थी, अब उसे विभाजित करके राज्यों को भी थोड़ी थोड़ी विधायी शक्तियाँ दी जाने लगी कि वो अपने लिए कुछ कानून बना सके। इसके आगे है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसे लाए जाने के पीछे का कारण यह था कि 1885 में जब कांग्रेस का गठन हो गया, तो कांग्रेस ने क्या किया कि परिषद में सुधार व परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने की बजाय वह चुनाव कराने की मांग को रखने लगी। तो जिसके बाद से भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को लाया गया था। और इस प्रावधान में इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके द्वारा विधान परिषदों को बजट पर चर्चा और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया तथा इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में रिक्त कुछ गैर सरकारी सीटों को उपचुनाव के माध्यम से नियुक्त करना संभव बना दिया गया। हालांकि इस अधिनियम में चुनाव की जगह मनोनीत शब्द का प्रयोग किया गया था। उन्होंने चुनाव की जगह मनोनीत शब्द का प्रयोग किया गया था। इस परिषद अधिनियम 1892 का महत्व क्या है? तो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत हुई और परिणाम स्वरूप विधान परिषद में भारतीयों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई। फिर भी अभी भी बहुमत जो है सरकारी सदस्यों का ही था। इसके बाद आता है अगला भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये परिषद लाने के पीछे का कारण यह था कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई थी बंगाल में। तो बंगाल में जब क्रांति हो गई तो ब्रिटिश शासन संसद को यह महसूस हुआ कि भारत में कुछ सुधार किया जाए, इसलिए इसको लाया गया। दूसरी वजह यह थी कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मतलब ये स्वराज की मांग करके एक आंदोलन भी चलाया गया। तो उसे भी देखते हुए यह समझा गया कि अब लाया जाए एक अधिनियम। और 1906 में लॉर्ड मिंटो के सामने आगा खां जो कि मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे थे, एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखे मुसलमानों के लिए। इन सभी बातों को मतलब ध्यान में रखते हुए भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया, लाया गया था। क्योंकि वो अंग्रेज चाहते थे कि जो भारत के कांग्रेस के नरमपंथी हैं और मुसलमान को मतलब ब्रिटिश पक्ष में ले लिया जाए। क्योंकि तब तक जो है भारतीय कांग्रेस जो है तब तक दो भागों में बढ़ चुकी थी, नरमपंथी और गरमपंथी। तो वो सोचते थे कि नरमपंथियों और मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया जाए, इसलिए इसे लाया गया। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रावधानों की बात किया जाए तो इस अधिनियम के द्वारा परिषद की सीटों की संख्या में वृद्धि हुई। केंद्रीय विधान परिषद में 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या जो है अलग अलग थी, उसमें एक समान नहीं थी, क्योंकि जितना साइज था उसके हिसाब से वहाँ पे संख्या रखी गई। फिर से केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों का बहुमत था, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत की अनुमति थी। विधान परिषदों को बजट प्रस्ताव को पारित करने और पूर्व प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।
पहली बार वायसराय और गवर्नर अपनी परिषदों में भारतीयों को नियुक्त कर सकते थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो विधि सदस्य के रूप में हुए थे। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया, जिनमें मुस्लिम मतदाता ही चुनाव कर सकते थे। इस तरह देखा जाए तो यह अधिनियम जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, उसका महत्व यही है कि भारतीयों को पहली बार शाही विधान परिषद की सदस्यता दी गई। और यहाँ से ये चीज़ ये भी देखा जाता है कि सांप्रदायिकता जो है वो बढ़ गया, मतलब मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग देखा जाने लगा। इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो है उसे सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919।